ओके गाइस, तो ये वीडियो प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। जिस वीडियो में अपन ने देखा था कि कैसे लिबरलिज्म पूरी दुनिया को एक ग्लोबल मंत्र लगने लगा था, लेकिन आज राइट विंग वापस राइज पे है और उसकी वजह से आज लिबरल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी की तेजी से हमारी लाइफ में आने से डूम्सडे की फीलिंग्स यानी कि भटकाव और कयामत की भावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से रोबोट्स सोच सकते हैं और वो हमारी इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जो इंसान हमेशा कहते हैं कि हम सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बना देती है। और बायोटेक्नोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसकी हेल्प से हम हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, इस लेवल के चेंजेस कि एक पॉइंट पर हम लोग भी चलते फिरते रोबोट्स बन सकते हैं। और ये सारी टेक्नोलॉजीज तैयार हो चुकी है और हमारी लाइफ में आने वाली है अगले 10 से 20 सालों के अंदर। और जो हमारा आज का पॉलिटिकल सिस्टम है ना, लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम, ये आज से 150 साल पहले स्टीम इंजन, ऑयल रिफाइनरीज और टीवी सेट वाली दुनिया को मैनेजमेंट करने के लिए बनाया गया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे बना ही है। बहुत ही कम चांसेस लगते हैं कि ये पॉलिटिकल सिस्टम बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो रिवोल्यूशंस चल रहे हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं, उनसे निपट सकेगा। पॉलिटिशियंस और वोटर्स दोनों ही इन नई टेक्नोलॉजीज को समझने में ही नाकाम है। इनके एक्सप्लोसिव पोटेंशियल को समझने की तो बात ही छोड़ो। अगर हमारी दुनिया को 1990s के बाद से किसी चीज़ ने बदला है तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट ने बदला है। और सबसे बड़ी चीज़ इंटरनेट सरकारों ने नहीं लाया, इंजीनियर्स और बिजनेसमैन का लाया हुआ है। जिस चीज़ ने हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा बदला है, इंटरनेट। क्या आप में से किसी ने भी कभी इंटरनेट के लिए वोट किया था? और रही बात डेमोक्रेटिक सिस्टम की, तो वो तो अभी तक ये समझने की संघर्ष कर रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या है और शायद ही वो आगे आने वाले झटकों के लिए तैयार है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन। पहले से आज इंटरनेट और कंप्यूटर ने फाइनेंशियल सिस्टम को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि बहुत ही कम लोग उस फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग निकाल पाते हैं। केवल टॉप लेवल इकोनॉमिस्ट, बैंकर्स और ब्यूरोक्रेट्स उस फाइनेंशियल सिस्टम्स का कुछ मीनिंग निकाल पाते हैं। दुनिया में पैसे का फ्लो कॉमन पीपल की समझ से बहुत दूर है और ये फ्लो इतना कॉम्प्लेक्स है और जितने इंप्रूवमेंट्स एआई में आ रहे हैं, हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जब कोई भी इंसान उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ही नहीं निकाल पाएगा। वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम से समझ सकेंगे। जस्ट इमेजिन, फाइनेंस की ये हालत है तो हमारी डेमोक्रेसीज और हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का क्या हाल होगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये गवर्नमेंट है जो वेट कर रही है कि उनका बिल पास हो जाए, पर एल्गोरिदम अप्रूव नहीं कर रहा। और इसी बीच ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे। जाहिर तौर पे एकदम नए टैक्स रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आज से 20 साल बाद एकदम ही इम्पॉसिबल या इररिलेवेंट होगा कि डॉलर को टैक्स किया जाए, क्योंकि डॉलर से ट्रांजैक्शन ही नहीं होते। इनफैक्ट किसी भी नेशनल करेंसी से ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहे। ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ब्लॉकचेन, बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसीज से। इसलिए सरकारों को नए टैक्सेस इन्वेंट करने पड़ेंगे। पर टैक्स लगाया किस पर जाए? शायद टैक्स ऑन इंफॉर्मेशन काम आ सकता है, जो कि इकोनॉमी में इकलौता एसेट होगा हर देश का, और साथ ही इकलौती चीज होगी जिसका ट्रांजैक्शन किया जाता है। डेटा इज द न्यू ऑयल। शायद ऑयल और मेटल्स का ट्रांजैक्शन रुक जाएगा, पर डेटा का ट्रांजैक्शन कंटिन्यू रहेगा। सीधे शब्दों में सभी प्रकार के पैसों को इंफॉर्मेशन और डाटा रिप्लेस कर देगा। क्या पॉलिटिकल सिस्टम्स बैंकरप्ट यानी दिवाली होने के पहले इस संकट से निपटने का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी की जुड़वा रिवोल्यूशंस ना केवल सोसाइटी और इकोनॉमी, बट हमारे खुद की ब्रेन और बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। पास्ट में हम इंसानों ने हमारे बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना तो सीख लिया था, पर हमारे अंदर की दुनिया पे हमारा बहुत ही कम कंट्रोल था। पर अब जितनी भी टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस आएंगे, वो बाहर के कंट्रोल के साथ साथ अंदर का कंट्रोल भी बढ़ाएंगे। हम ये तो जानते थे कि एक बांध कैसे बनाया जाए या एक नदी को बहने से कैसे रोका जाए, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि शरीर की उम्र को बढ़ने से कैसे रोका जाए। लेकिन जिस लेवल की रिसर्चेस आज गूगल कर रहा है, या जापान जैसी कंट्रीज इंसानों की एजेस बढ़ाने के टारगेट्स ले रही है, सुन हमारे पास काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज होगी जो इंसान की एवरेज एज को 70-80 साल से 100 या 120 साल बना सके। किसी खेत में सिंचाई करने के लिए इरिगेशन सिस्टम की डिज़ाइन हमें अच्छे से आती थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ब्रेन को रीडिज़ाइन कैसे किया जाए। अगर सोने के पहले किसी मच्छर ने हमें परेशान किया और हमारी नींद में खलल डाला, तो हम जानते थे कि मच्छर को कैसे मारा जाता है। लेकिन सोने के पहले अगर किसी विचार ने हमें परेशान किया और हमें रात भर जगाए रखता है, तो हम में से ज़्यादातर लोग
ये नहीं जानते कि उस विचार को कैसे मारा जाए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी हमें हमारी लाइफ को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी और साथ ही साथ हमें खुद को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। हम हमारी लाइफ और खुद को डिज़ाइन करने में सक्सेसफुल होंगे। हम सीखेंगे कि दिमाग कैसे डिज़ाइन करें, लाइफ को कैसे बढ़ाएं और अपनी मर्जी से अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, चेंज करें और कुछ अनचाहे थॉट्स को अपनी मर्जी से मार सकें। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है, किसी को अंदाजा भी नहीं है कि इन सब का रिजल्ट क्या होगा। इंसान हमेशा से अपनी बुद्धिमानी यूज लेकर नए टूल्स को इन्वेंट करने में एक्सपर्ट थे, पर उन टूल्स को समझदारी से कैसे यूज लिया जाता है ये बहुत कम इंसान समझते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अपन ले सकते हैं इंटरनेट। बहुत ही बुद्धिमान और समझदार लोगों ने इंटरनेट को बनाया, पर इंटरनेट को बिल्कुल भी समझदारी या बुद्धिमानी से यूज नहीं लिया जाता। एक नदी का फ्लो मोड़कर उस पर बांध बनाना बहुत आसान है, पर यह सोचना कि उस नदी पर बांध बना देने से कितनी मछलियों की लाइफ खत्म हो जाएगी और कितनी इन्वेसिव ट्री स्पीसीज वहां उग जाएगी। बहुत जगह ऐसा होता है कि हम शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना देते हैं, पर वाइडर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचते। सिमिलरली इस नई बायोटेक्नोलॉजी का यूज हमारे थॉट्स के फ्लो को चेंज करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये बहुत ही आसान काम होगा, पर शायद ही उस टाइम कोई ये सोचेगा कि ऐसा करने से हमारी खुद की पर्सनल साइकोलॉजी पर और साथ ही साथ हमारी फैमिली और सोशल स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ेगा। पास्ट में हमने हमारे आसपास की लाइफ में चेंजेस लाने और पूरे प्लैनेट को रीडिजाइन रीस्ट्रक्चर करने की पावर हासिल करी है, लेकिन क्योंकि हम वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल नहीं समझते थे, हमने पूरी दुनिया भर के पेड़ काट दिए, हर जगह घर बना दिए, पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को बांध कर रख दिया। और हम कभी भी बुरा नहीं चाहते थे, ये काम हमने अच्छाई के लिए किए थे। और आज हमारे सामने खड़े नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स। जो लोग पेड़ काटकर घर बनाना चाहते थे, वो लोग उस जंगल को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे। उनकी आंखों में थे सपने कि एक दिन उनका सिविलाइजेशन फलेगा फूलेगा, पर उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनके ये एक्शंस उनके ही सिविलाइजेशन को किस तरह डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। आने वाली सेंचुरी में बायोटेक और इन्फोटेक हमें अपने अंदर की दुनिया में हेर फेर और चेंजेस लाने की शक्ति देगा। साथ ही हम खुद को रीडिजाइन रीस्ट्रक्चर कर पा रहे होंगे, पर क्योंकि हम अपने खुद के मन की कॉम्प्लेक्सिटीज को अभी तक बिल्कुल नहीं समझ पाए, हम जो चेंजेस लाएंगे वो हमारे मेंटल सिस्टम्स को इस तरह से परेशान करके रख देगा कि एक पॉइंट पर वो भी टूट जाएंगे। इसका भी एग्जांपल आप इंटरनेट ले सकते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और सभी टाइप की सोशल मीडिया हमारे अच्छे के लिए बनी थी, पर आज सबसे बड़ी सोशल एंग्जाइटी का कोज यही चीज़ें हैं। और ये चीज़ अब तो कई रिसर्चेज में प्रूव होकर सामने आ चुकी है, क्योंकि जंगलों में रहने वाला हमारा ब्रेन इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि दिल्ली में बैठकर मैं अपने टोक्यो के दोस्त से बातें कर सकूं। ऑफ कोर्स ही उस पर प्रेशर डालेगा और उसे एंग्शियस बनाएगा। बायोटेक और इन्फोटेक में जो रिवॉल्यूशंस आए हैं वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन के कहने पर इंजीनियर्स ने बनाए हैं, जिनको शायद ही अपने डिसीजंस और अपने इन्वेंशंस की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल रिजल्ट्स का अंदाजा है। और कंफर्म वो हम में से किसी के भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। क्या पार्लियामेंट और पॉलिटिकल पार्टीज इन इश्यूज को अपने हाथ में ले पाएगा? करंट सिनेरियोज को देखते हुए तो दूर दूर तक ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और सबसे बड़ी चीज़, किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा में टेक्नोलॉजी पर लिमिट्स, टेक्नोलॉजी पर ब्रेक्स लगाना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बिल्कुल नहीं है। 2016 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के दौरान हिलेरी क्लिंटन की ईमेल डिबेक, जॉब लॉसेस, ऑटोमेशन, खतरनाक टेक्नोलॉजीज, ऐसी तमाम बातों के बावजूद किसी भी उम्मीदवार ने ऑटोमेशन से आने वाले इम्पैक्ट को एड्रेस नहीं किया था, ना ही अपनी रैलीज में, ना ही अपनी स्पीचेस में, ना ही अपने पोस्टर्स में। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वोटर्स को बहुत अच्छे से डराया था कि मैक्सिकन्स, चाइनीज और इंडियंस उनकी जॉब छीन लेंगे और इसलिए उन्हें जल्दी H1B वीज़ा हटा देना चाहिए और मैक्सिकन बॉर्डर पे एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देनी चाहिए। पर उन्होंने अपने वोटर्स को कभी भी वार्निंग नहीं दी कि एक कंप्यूटर कोड उनकी नौकरियां छीन लेगा। ना ही उन्होंने कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली के चारों ओर फायरवॉल बना देने का आइडिया दिया। कई कारणों में से ये भी एक कारण हो सकता है, हालांकि केवल एक ही कारण नहीं, कि क्यों लिबरलिज्म के हार्टलैंड्स वेस्टर्न कंट्रीज में भी वोटर्स आज लिबरलिज्म की कहानी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भरोसा खो रहे हैं। आज का आम आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी को नहीं समझ सकता, पर वो ये जरूर समझ सकते हैं कि भविष्य उनको छोड़कर आगे बढ़ जा रहा है। आज से 80 साल पहले 1938 में यूएसएसआर, जर्मनी
और यूएसए के एक कॉमन पर्सन की लाइफ कंडीशंस टफ हो सकती है, पर फिर भी उन्हें लगातार बताया जाता था कि देश की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, और बताया जाता था कि उनका देश उन पर डिपेंड करता है, वही लोग देश का भविष्य हैं, बशर्ते वो यहूदी या अफ्रीकी ना हो और एक कॉमन पर्सन हो। हाँ, जूस और अफ्रीकन्स पे काफ़ी टॉर्चर और क्राइम्स हुए हैं, पर साथ ही साथ इंडियंस पे भी कम क्राइम नहीं हुए हैं, और ब्रिटिश सरकार आज भी इस चीज़ से आसानी से पल्ला झाड़ लेती है। हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ सबसे गंदे क्राइम किए हैं, और ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार है इंडिया को वॉर रिपेमेंट्स पे करने की आज भी। उस ज़माने में वो आदमी उस प्रोपोगंडा वाले पोस्टर को देखता था जिस पर यूजुअली कोल माइनर्स, स्टील वर्कर्स और हाउसवाइफ्स को ब्रेवली पोर्ट्रे किया जाता था, और वो आदमी या औरत अपने आप को उन पोस्टर्स में देखकर खुश होते थे कि देश को मेरी ज़रूरत है, मैं देश का भविष्य हूँ। बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो ऐसे पोस्टर्स आज भी छापे जाते हैं, और बहुत से अफ्रीकन लोग या इनफैक्ट बहुत से इंडियंस भी इस उम्मीद में हैं और इस चीज़ को मानते हैं कि वो देश का भविष्य है। पर आज 2018 में एक आम व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इररिलेवेंट और यूजलेस फील करता है। आज एक एवरेज यूएस सिटीजन जॉबलेस है, और क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए वो केवल एक प्रोडक्ट है। जॉब नहीं ढूंढ पाने के अलावा उसकी ज़रूरतें पूरी हो पा रही है, और वो अपनी लाइफ एंजॉय करने की बजाय सोशल मीडिया को दे रहा है, ड्रग्स या स्मोकिंग को दे रहा है। आज बहुत सारे साइंटिफिक फैंसी वर्ड्स टेड टॉक्स में बड़े एक्साइटमेंट के साथ बताए जाते हैं। गवर्नमेंट, थिंक टैंक्स, हाईटेक कॉन्फ्रेंसेस, ग्लोबलाइजेशन, ब्लॉकचेन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें इंसानी जीन्स के साथ इंजीनियरिंग की जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे शब्दों को यूज़ लिया जाता है, और एक कॉमन पीपल को ये लगता है कि इनमें से एक भी शब्द उसके लिए नहीं है। जो ये लिबरल स्टोरी बनी थी वो एक कॉमन पर्सन के लिए थी, ना कि साइबोर्ग, साइबर वर्ल्ड, नेटवर्क्स, एल्गोरिदम्स, कोड्स, न्यूरल नेटवर्क्स, सुपर इंटेलिजेंस के लिए कैसे रिलेवेंट रह सकता है। रिलेवेंट, प्रासंगिक। आज से 100 साल पहले 20th सेंचुरी में जनता ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ विद्रोह किया, और नेशनल इकोनॉमी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पॉलिटिकल पावर में बदल लिया। पर आज जनता को इररिलेवेंट होने का ज़्यादा डर है, और बहुत देर होने से पहले वो अपनी बची हुई पॉलिटिकल पावर्स का उपयोग करने के लिए पागल है। इस तरह ब्रेक्जिट और ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना चले आ रहे सोशल रिवॉल्यूशंस के अगेंस्ट एकदम ही अलग ट्रेड्स दिखाता है। रशियन रिवॉल्यूशन, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन या क्यूबन रिवॉल्यूशन ऐसे लोगों ने की थी जो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट थे, पर उनके पास पॉलिटिकल पावर्स की कमी थी। पर 2016 में ट्रंप वॉल या ब्रेक्जिट, ब्रिटेन का यूरोप से अलग हो जाना, ऐसे लोगों द्वारा सपोर्ट किया गया था जिनके पास पॉलिटिकल पावर्स, वोटिंग राइट्स थे, पर उन्हें डर था कि उनकी इकोनॉमिक पावर कोई और छीन लेगा, या वो अपनी इकोनॉमिक वर्थ खो रहे हैं। और इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, शायद 21st सेंचुरी में एक पॉपुलर रिवोल्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ नहीं किया जाएगा जो लोगों को शोषण करता है, लेकिन ऐसे इकोनॉमिक एलिट्स के अगेंस्ट किया जाएगा जिनको हमारी ज़रूरत ही नहीं है। ये कन्फर्म एक हारी हुई लड़ाई होगी। एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण से लड़ना बहुत आसान है, बजाय इसके कि कोई इंसान इररिलेवेंस, यूजलेसनेस के खिलाफ लड़कर जीत सके।